दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। जैसे कि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने एसेट एलोकेशन के ऊपर बातचीत की है कि गोल्ड एंड सिल्वर में अगर कोई ट्रेडर है तो वो क्या करेगा, उसको क्या करना चाहिए, अगर कोई इन्वेस्टर है तो उसको क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें हमने डिटेल में देखी है। साथ में इक्विटी एक पोर्टफोलियो में कितना परसेंट होनी चाहिए, गोल्ड एंड सिल्वर कितना होना चाहिए और डेट कितना होना चाहिए, यानी लिक्विड कैश कितना होना चाहिए, उसके ऊपर भी हमने बातचीत की है। अब चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और भी कुछ पॉइंट्स है जिसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, दो कंपनीज के क्वार्टर 3 के रिजल्ट को देखते हैं जो कि आज आए हैं और उनके स्टॉक्स के अंदर कल के दिन उठापटक हो सकती है। कल संडे मार्केट ओपन है, आपको पता ही होगा। बाद में अपन आते हैं और भी पॉइंट्स के ऊपर, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अभी पोर्टफोलियो में किस तरह से स्ट्रैटेजी बैठा रहा हूँ और मेरी क्या थिंकिंग है मार्केट को लेकर, वो चीज़ अपन देखेंगे। फर्स्ट आप देख सकते हैं बीडीएल कंपनी, नंबर्स काफ़ी बुरे हैं, काफ़ी ख़राब है क्योंकि प्रॉफिट इसका घट चुका है। 1.5 बिलियन रुपीस से घट के 7 to 9 मिलियन रुपीस हो चुका है, यानी काफ़ी बड़ी डिप है। और उसके पीछे का रीज़न है प्रॉफिट के मार्जिन। 15% का प्रॉफिट का मार्जिन घट के 5% का हो चुका है, तो काफ़ी बड़ा डिप यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। साथ में कंपनी का रेवेन्यू गिरा है, तो इस वजह से प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से गिरा है। 8 का रेवेन्यू 5 का हो चुका है। नंबर्स काफ़ी ख़राब है। और आगे चलते हैं, सेकेंड कंपनी को देखते हैं, इसका नाम है क्लीन साइंस। यहाँ पे भी रिजल्ट काफ़ी ख़राब है। कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरा है 656 से 459 हो चुका है। प्रॉफिट के मार्जिन को देखने चले तो 40% के मार्जिन घट के 33% के हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे सीखने वाली बात यह है कि गाइडेंस से पहले, या गाइडेंस अगर आपको देखनी है, किसी के गाइडेंस आपके पास में नहीं है कि कंपनी ने क्या कहा है, तो आप टेक्निकल्स को देख सकते हैं। टेक्निकल्स के अंदर आपको सब कुछ आ जाएगा समझ में। अगर कोई स्टॉक ऊपर है इट मीन्स उसके नंबर्स अच्छे आने की संभावना है, कोई स्टॉक नीचे है तो उसके नंबर्स खराब आने की संभावना है। किसी कंपनी के स्टॉक में मोमेंटम है यानी उसमें पैसा बनेगा, और जैसे ही मोमेंटम टूटा यानी फिर वहां पे डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है और एग्जिट करना अच्छी बात है। चार्ट के अंदर दिखेगा। स्टॉक इसी वजह से ऊपर नहीं जा पा रहा था, ब्रेकडाउन नहीं दे पा रहा था, बार बार कंपनी का स्टॉक अपने रेसिस्टेंस को हिट कर रहा था क्योंकि मार्केट को आइडिया था कि नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे। कल पता चलेगा कि ब्रेकडाउन होता है या फिर नहीं, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है या मिस किया है वो डेटा भी नहीं है। सेकंड, क्लीन साइंस, अगेन कंपनी का स्टॉक चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि रिजल्ट खराब आएंगे, कंपनी डी ग्रोथ दिखा रही है, कंपनी के पास में कुछ है नहीं। इन्वेस्टर्स के लिए बस ये टाइम था आईपीओ के बाद में जहाँ पे स्टॉक चला था, उसके बाद में लोअर हाइस के साथ में स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। देखिए अभी का जो मार्केट है, पर्सनली मैं मेरी बात करूं तो अभी का जो मार्केट है उसके अंदर एसेट एलोकेशन को मैं थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मार्केट है, डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, वो आपको अडेप्ट करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। अभी बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है, जैसे मान लो किसी इन्वेस्टर को गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर अपने एसेट बढ़ाने, ठीक है। अभी मेरी बात शायद बहुत अजीब लगे क्योंकि बहुत बड़ा क्रैश चल रहा है, पूरी दुनिया बोल रही है कि टॉप बन चुका है, गोल्ड एंड सिल्वर से दूर रहना चाहिए, लेकिन स्टिल क्यों बढ़ाना चाहिए, इन्वेस्टर है तो, वो पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके। एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट मैं आपको। तो वो जो नया पैसा है वो मैं पर्सनली मार्केट के अंदर अभी लगाने से डर रहा हूँ, क्योंकि ना ही इक्विटी के अंदर अभी कुछ बॉटम मुझे दिख रहा है और ना ही गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर भी मुझे बॉटम दिख रहा है। क्या है, कुछ ऐसी कंपनीज हैं या कुछ ऐसे फंड्स भी हो सकते हैं अपने पास में जो अंडर परफॉर्म करें, जिनके बारे में आपको पता है कि आगे चल के वो अंडर परफॉर्म करेंगे। जस्ट लाइक दिस कंपनी के नंबर्स खराब है, गाइडेंस खराब आ रही है, टेक्निकल्स में चीज़ें खराब है, तो उन कंपनीज में लॉसेस बुक करके मैं जहां भी मुझे एसेट बढ़ानी है, जस्ट लाइक गोल्ड एंड सिल्वर या XYZ, वहां पे मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये स्ट्रैटेजी काफ़ी पर्सनल है और ये मेरे लिए काम कर रही है या कर सकती है, हो सकता है आपके लिए काम नहीं करे। कहने का मतलब ये है कि कंपनी आपको खुद बताती है टेक्निकल्स में, फंडामेंटल्स में, डेटा में कि कंपनी अभी किस सिचुएशन में है। फिर डिपेंड करता है इन्वेस्टर के ऊपर कि उसको क्या करना है। जैसे मैंने अपना बता दिया कि मैं ऐसी कंपनीज के साथ में क्या करता हूँ, एग्जिट करके कहाँ पे पैसे लगाता हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे पैसे लगाने चाहिए अपने पोर्टफोलियो के एसेट एलोकेशन के हिसाब से। सेकंड दोस्तों, मैं मार्केट को भी थोड़ा सा मैक्रो लेवल पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ माइक्रो लेवल के कंपैरिजन में। मैक्रो माइक्रो क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी मैक्रो यानी जैसा कि नाम है बड़ा विशाल, तो उसके बेसिस पे
आपको क्या करना है, आपको स्टॉक्स या किसी कंपनी को नहीं देख के पूरी कंट्री को देखना है या फिर किसी पूरी एसेट को देखना है। जैसे आप देख सकते हैं लुकिंग फॉर या लुकिंग एट नेशन, या किसी भी कंट्री में जहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहा है। जैसे इंडिया की बात करें तो एक कंपनी नहीं, पूरा बाजार, पूरी कैटेगरी के लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, उस तरह से देखना अभी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में ग्लोबल इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं, जिसमें जीडीपी देख सकते हैं, इन्फ्लेशन देख सकते हैं, ये सब चीज़ें देख सकते हैं, और उसके बेसिस पे गोल्ड एंड सिल्वर, इक्विटीज, इन सब का हिसाब किताब बैठा सकते हैं। माइक्रो में क्या होता है, माइक्रो के अंदर आप क्या करते हैं, माइक्रो के अंदर आप फोकस करते हैं छोटे लेवल पर, यानी किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर या बिजनेस, जैसे किसी कंपनी है, किसी स्टॉक है, उसके ऊपर। तो मेन फोकस अभी के हिसाब से इन्वेस्टर्स का होना चाहिए मैक्रो के ऊपर, ना कि माइक्रो के ऊपर। ठीक है, तो वो एक फोकस अभी मेरा बना हुआ है। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर मैं आपको अपना व्यू बता चुका हूँ, और जो भी डेटा है वो मैं आपको बता चुका हूँ। बात एक बार हम इक्विटी की करते हैं। अब जैसे देखिए दोस्तों, ये डेटा अभी आउट हुआ है, जिसके अंदर आप नोट कर सकते हैं कि एफआई यानी क्रिस वुड, मतलब एक इन्वेस्टर है जो कि ग्लोबल लेवल पर इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया के अंदर भी करते हैं, यूएस में भी, जापान में भी, चाइना के अंदर भी। तो ये अभी इंडिया के एक्सपोजर को कम कर रहे हैं, और इसको कट कर दिया है 2% से, यानी पहले 15% का था, अब 2% से कट करके ये 13% इंडिया पे इन्वेस्टेड है। यानी इंडिया से पैसे निकाल रहे हैं, और जो बाकी मार्केट से, जैसे चाइना भी मार्केट अच्छा कर रहा है, तो हम चाइना के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं कि कल का जो दिन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल बजट आउट होगा, तो आगे की जो सिचुएशन है वो क्लियर होगी कि आगे मार्केट किस तरह से रह सकता है। मैक्रो लेवल पे देखें, इंडियन मार्केट के हिसाब से देखें, क्योंकि बाकी की जो चीज़ें हैं वो तो इम्पैक्ट करेगी, बट इंडियन मार्केट के अंदर इंडियन जो रेगुलेटर है, जो सरकार है, वो कैसा कुछ करेगी, वो अपन कल देख पाएंगे। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एफ का पैसा मार्केट के अंदर आना चाहिए, और वो पैसा जब आएगा, जब या तो एफ को रुपीज़ स्ट्रांग मिलेगा, जो पॉसिबल नहीं है फिलहाल के लिए, तो नहीं है, या फिर कंपनीज के रिजल्ट बहुत अच्छे आने चाहिए, निफ्टी की वैल्यूशन बहुत कंफर्टेबल हो जाए, उस वजह से पॉसिबल नहीं है, एक क्वार्टर में या एक दिन में ऐसा होगा नहीं, या फिर टैक्स कम कर दें, ताकि एफ के पास में टैक्स को देने के बाद में जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तब जाके एफ इन्वेस्ट करें। अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है एफ का इन्वेस्ट करने का इंडियन मार्केट के अंदर। मतलब पर्सनली अगर आप और मैं एफ होते हैं तो हम इन्वेस्ट नहीं करते इंडिया में, क्योंकि आपके सामने सब चीज़ें हैं, डॉलर की वैल्यू गिरना, रुपीस गिर रहा है, यूएसडी बढ़ रहा है, तो क्यों यूएसडी को डॉलर में, मतलब रुपीस में कन्वर्ट करके अपन ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करें जहाँ पे रिटर्न्स भी नहीं है और टैक्स भी बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है। सो देखिए दोस्तों, मेन फोकस इन्वेस्टर्स का होगा कि कल टैक्स कम होने चाहिए, लेकिन मार्केट नीचे है, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि चांसेस मेजर टैक्स कट के बहुत ही कम है। सो मार्केट को पता है कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो इनकम टैक्स है वो तो कट होगा नहीं, क्योंकि 2025 के बजट में ही 12 लाख तक की छूट दी थी, रिलीफ दिया था। चलो ठीक है, वो अपन एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, आगे चलते हैं, एलटीसीजी को देख लेते हैं। सो ये मीडियम पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी भी क्या है कि टैक्स तो कम नहीं होगा, लेकिन जो लिमिट थी कि 1.25 लाख रुपीस से ज़्यादा जितना भी आप कमाते हैं उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो वो लिमिट बढ़ के 2 लाख हो सकती है। तो ये बेनिफिट मिलेगा स्मॉल इन्वेस्टर्स को, एफ को नहीं मिलेगा। 2 लाख बचा के वो क्या ही करेंगे। इसका मतलब यह है कि मार्केट को पता है कि कल ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन संडे है, मार्केट ओपन है, तो अगर ऐसा कुछ होता है सो मार्केट के अंदर शार्प तेजी आ सकती है। सो आप बताइए, आपको क्या लगता है कि आप मार्केट के साथ में हैं या फिर मार्केट के अगेंस्ट में है? क्यों नहीं होगा, वो मेंशन कर रखा है, सरकार के पास में नहीं है पैसे, फिस्कल डेफिसिट, लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस बेसिस पे सरकार ने वैसे भी जीएसटी भी कट किया है। तो सरकार का एक ही सोर्स है रेवेन्यू का, वो है टैक्स, और उसको कम सरकार नहीं कर सकती है, ये इसके पीछे का लॉजिक है। सो ये दोस्तों टाइम है अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रीबैलेंस करने का, या फिर एसेट एलोकेशन को थोड़ा सा चेक करने का। इक्विटीज़ के ऊपर मेजर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा सेफ एसेट के ऊपर भी हो सकता है। गोल्ड डेट रेशियोज मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब देखिए, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट देखते हैं, यहाँ से भी सीखते हैं। एक फंड है जो अभी के समय काफ़ी सुर्खियों में है, बुल मार्केट में इससे अच्छा परफॉर्म किसी भी मिड कैप फंड ने नहीं किया था, लेकिन अभी बेयर मार्केट के अंदर सबसे खराब परफॉर्म भी यही फंड कर रहा है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। सीखने की पॉइंट ये है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं एक ब्रेकडाउन हो चुका है।
अगले सपोर्ट पे इसके स्टॉक्स बढ़ने की कोशिश में है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो इस फंड ने क्या किया है, इक्विटी का एक्सपोजर कम कर दिया है। पहले ये 90 प्लस हुआ करता था, अब 80 प्लस हो चुका है, 81 हो चुका है। डेट ले लिया है, यानी डेट फंड में इन्वेस्ट कर दिया है, क्योंकि नहीं मिल रही है कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी स्टॉक सस्ते में अवेलेबल नहीं है, स्टॉक गिरते जा रहे हैं। स्टिल ये उस गिरने वाली प्राइस पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा पैसे निकाल के डेट में डाल दिया है। सो यहाँ से अपने को ये सीख मिलती है कि बॉटम हो सकता है थोड़ा सा और नीचे हो, प्राइस अभी तक सेटल हो ही नहीं है। सो इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो यही सोच के करना है कि शॉर्ट टर्म में शायद कुछ ना मिले। ठीक है, और अपने एसेट एलोकेशन को थोड़ा सा एक सिस्टम बना के चलना है अपने को, ताकि जो मार्केट खराब करे तो कहीं ना कहीं कोई एसेट अच्छा करे, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर है। और गोल्ड एंड सिल्वर में कब इन्वेस्ट करेगा इन्वेस्टर, जब वो सस्ते में मिलेगा। तो अभी के समय सस्ते में मिल रहा है, हो सकता है कल परसों और सस्ता मिले, तो इन्वेस्टर्स के लिए तो मौका है। अभी कोई बेच रहा है तो वो इसलिए बेच पा रहा है क्योंकि कोई खरीद भी रहा है। ट्रेडर को डेफिनेटली बेचना ही पड़ेगा, लेकिन कोई इन्वेस्टर है और इसके पास में है ही नहीं गोल्ड एंड सिल्वर, 2-3% एलोकेशन है, तो वो इस गिरावट के अंदर अपने एलोकेशन को बढ़ाएगा। ठीक है, हो सकता है आपको बात सही ना लगे, बट जैसा कि डेटा कहता है, पास्ट कहता है, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। साथ में आप देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो 81% का इक्विटी में हमने देखा था अभी का, तो दिसंबर 25 का डेटा है, उसमें 83% था, यानी इक्विटी अब और कम हो चुकी है। कैश यानी लिक्विड फंड और डेट 20% है इसके पास में। उससे पहले का डेटा अगर मैं आपको दिखाऊं, जब ये क्रैश करा था बुरी तरह से, अभी भी कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन उस समय 92% इसका एलोकेशन था एक्विटीज़ में। सो एक्विटीज़ से हल्का किया इन्होंने और डेट में जाके थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अपने को सिखाती हैं कि एसेट एलोकेशन अपने को किस तरह से बैठाना है, क्योंकि डेटा आपके सामने है, हिस्ट्री आपके सामने है, जो कि अभी भी रिपीट हो रही है। ये निफ्टी से गोल्ड काफ़ी आगे निकल गया था अभी 2025 में, तो ये डिप अपन देखेंगे और देखते हैं इक्विटी चलता है नहीं चलता है। बाकी हाँ, ये जो डिप है ये इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी गोल्ड में डिप देखने को मिली है और इन्वेस्टर ने गोल्ड को खरीदा है, तो आगे चल के कुछ साल बाद जब मार्केट खराब कर रहा होगा तब गोल्ड ही आपके पोर्टफोलियो को बचाएगा। सो फॉर इन्वेस्टर दिस इज़ अ मौका, और ट्रेडर के लिए मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी चार्ट आपके सामने है, स्टडी आप कर सकते हैं। बाकी कल के दिन को देखते हैं, बजट के अंदर क्या इम्पैक्ट होगा, इक्विटी उसमें किस तरह से रिएक्शन देती है। बाकी गोल्डन सिल्वर की ETF तो कल क्रैश करने वाले हैं, वो चीज़ आपको पता ही है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आज के 2 वीडियोस जिनके थंबनेल यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे, उनको भी देख लेना। बाकी ये कल के 2 वीडियोस, इनको भी आप देख लेना। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।